ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो फिजिक्स की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऑप्टिक्स का तीसरा पार्ट। इससे प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने इसके दो पार्ट देख लिए हैं और दोनों ही पार्ट में हमने 15 क्वेश्चंस लगाए हैं। बच्चों, हम जो भी पार्ट आपके लिए लेके आ रहे हैं उसमें बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस है और आपके प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आए हुए हैं उनको देखते हुए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या लेवल रखा हुआ है, उसी तरीके से हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसमें आपको एमसीक्यूज भी दिखाई दे रहे हैं और पीवाईक्यूज भी दिखाई दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। यानी आपका जो एनडीए 2023 का होने वाला एग्जाम है जिसके अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, जो आपके लिए क्या लेके आने वाला है, बहुत ही आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट पल लेके आने वाला है। तो बच्चों, आप इस सीरीज को बड़े ध्यान से देखिए। तो दो वीडियोस भी हमने लगाई है या हमारी जितनी प्रीवियस वीडियोस आ रही है उन पे हमने काफी मेहनत की है, बहुत सेलेक्टिव चैप्टर्स को उठाया है, बहुत सेलेक्टिव टॉपिक्स को उठाया है, बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस को उठाया है और ये देखा है कि कौन सा क्वेश्चन आपके एनडीए 2023 के एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। यानी कंसेप्ट्स भी अगर आप देखेंगे तो बहुत डीपली हमने स्टडी किया है और आपके एनडीए 2023 के एग्जाम को सफल बनाने में जो बिल्कुल महत्वपूर्ण योगदान देगा। बच्चों, तो बिना देर करे हुए इस सेशन को जबरदस्त जोश के साथ और जैसे हम अभी तक करते हुए हैं वैसे ही हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिक्स, जिसका ये आपका थर्ड पार्ट है, जिसमें हम 15 क्वेश्चंस आपके लगाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एनडीए 2023 के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो देखिए बच्चों, ये आपके पास पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 31। बच्चों, इससे पहले देखिए हमने क्या लगा लिए, 30 क्वेश्चंस लगा लिए हैं, इसीलिए उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इसका क्वेश्चन नंबर हमने क्या डाला हुआ है, 31 डाला हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट in decreasing order of refractive indices of glass, diamond and water। यानी बच्चों आपको क्या दे रखे हैं, तीन मटेरियल्स दे रखे हैं या हम कह सकते हैं तीन मीडियम दे रखे हैं। एक आपको ग्लास दे रखा है, एक आपको डायमंड दे रखा है, एक आपको वाटर दे रखा है और आपको कैसे अरेंज करना है, आपको इनको अरेंज करना है इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग, वो भी कैसे ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बेटा अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करी गई है इसका मतलब आपको सबसे पहले वो सब्सटेंस लिखना पड़ेगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, उसके बाद उसका लिखना पड़ेगा जिससे उसका कम है और फिर लास्ट में उसको यानी अंतिम में उसको लिखना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। बेटा देखो, मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर एक बात बताई थी प्रीवियस वीडियो में कि जिसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जिस मटेरियल की डेंसिटी, मैंने क्या कहा था आपसे, जिसकी डेंसिटी हाई होती है, जिसकी आपको डेंसिटी हाई दिखाई दे, इसका मतलब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हाई ही होगा। तो बच्चों अगर आप देखेंगे तो जो डायमंड है, डायमंड जो आपके पास है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है बेटा, डायमंड की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उसके बाद जो डेंसिटी है वो ग्लास की होगी। ये एरोज में क्या डिनोट कर रहा हूं बेटा, या एरोज से मैं ये दिखा रहा हूं कि अगर मेरे डायमंड में मैंने 3 एरो बनाए हैं तो इसका मतलब सबसे ज्यादा डेंसिटी इसकी है। उसके बाद मैंने ग्लास में अगर 2 एरो बनाया है तो उसके बाद डेंसिटी इसकी है और लास्ट में हमारे पास क्या है, आपका वाटर है बेटा। तो वाटर की डेंसिटी बेटा सबसे कम होती है। इसका मतलब है कि जो डायमंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आपके पास क्या है, ग्रेटर देन किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जिसमें आपका पैटर्न बिल्कुल सही दे रखा है कि डायमंड की डेंसिटी ज्यादा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, फिर ग्लास की डेंसिटी, फिर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर वाटर की डेंसिटी, फिर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा यहां पर बेटा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है आपसे, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास इट एक्सपीरियंसेस चेंज ऑफ। बेटा ये क्या कह रहा है कि अगर एक लाइट यानी प्रकाश क्या कर रही है,
एयर से ग्लास में जा रही है। किससे जा रही है बेटा? एयर से कहां जा रहा है प्रकाश? एयर से ग्लास में जा रहा है बेटा। ठीक है बेटा। अब देखिए एयर से ग्लास का मतलब है कि रेरर टू बेटा डेंसर मीडियम जा रहा है आपका प्रकाश। रेरर टू डेंसर मीडियम जा रहा है, इसका मतलब है कि एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जा रहा है। तो ऑब्वियसली क्या हो रहा होगा बेटा? रिफ्रैक्शन हो रहा होगा बेटा। ठीक है, रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। और अगर आप याद करेंगे तो रिफ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि एक फ्रीक्वेंसी जो है, एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है वो आपकी क्या रहती है बेटा? कांस्टेंट रहती है। ये मैंने आपको बताया था। इससे पहले वीडियो में एक क्वेश्चन भी था आपके पास कि कौन सा ऐसा आपके पास इसमें से फैक्टर है जो कांस्टेंट रहता है जब क्या होता है? जब रिफ्रैक्शन होता है बेटा। तो आप देखिए यहां पर पूछा गया कि कौन कौन चेंज होता है। तो ध्यान रखेंगे बेटा कि आपका एक तो वेवलेंथ में चेंज आता है। ठीक है बेटा, एक तो जब रिफ्रैक्शन होता है तो वेवलेंथ में चेंज आता है, और एक स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आता है। ठीक है बेटा, तो ये दोनों टर्म आपके क्या होते हैं बेटा? चेंज होते हैं। क्या होते हैं? दोनों चेंज होते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहां पर सही आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आ रहा है कि वेवलेंथ और स्पीड क्या होते हैं आपके? चेंज होते हैं व्हेन अ लाइट पासिस फ्रॉम एयर टू ग्लास। बेटा देखो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लास टू एयर में क्या चेंज आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्लास टू एयर भी जाएगी तो डेंसर टू रेरर मीडियम जा रही है, इसका मतलब तब भी रिफ्रैक्शन ही हो रहा है। और जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है तो चेंज किस में आएगा? वेवलेंथ में चेंज आएगा, स्पीड में चेंज आएगा, और आपका क्या कांस्टेंट रहेगा? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी बेटा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? देखो क्या कह रहा है, द ब्लू कलर ऑफ स्काई कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। द ब्लू कलर ऑफ स्काई कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, ये कह रहा है, ये पूछ रहा है कि आकाश का रंग जो नीला होता है वो किस वजह से होता है। तो यहां चार आपको कारण दिए गए हैं। इन कारणों में से एक कारण वो है जिसकी वजह से, ड्यू टू विच योर स्काई कलर लुक्स टू अस योर ब्लू। ठीक हो गया? इट अपीयर्स टू अस ब्लू। ठीक है बेटा, तो किसकी वजह से होता होगा? देखो पहला पूछ रहा है डिफरेंशियल स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये कह रहा है कि स्कैटरिंग जो हो रहा है, स्कैटरिंग जो हो रहा है सनलाइट का एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, नहीं बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हो ही नहीं सकता। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आपको वहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी? लेंस टाइप सब्सटेंस की जरूरत पड़ेगी, और ऐसा कुछ वहां पर है नहीं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की वजह से, नहीं बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट भी नहीं होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी नहीं होता है। सीधा सीधा आपका है बेटा, जहां आप स्कैटरिंग वर्ड देख लेंगे या डिस्पर्जन वर्ड देख लेंगे वो भी एटमॉस्फेयर में, तो वही आपका क्या होगा? कारण होगा। तो पहला ऑप्शन है बेटा इसका सही होगा कि डिफरेंशियल स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द एटमॉस्फेयर की वजह से आपके आकाश का रंग कैसा दिखाई दे रहा है? ब्लू दिखाई दे रहा है बेटा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 34 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? देखिए आपको इसमें क्या दे रखा है। देखिए बेटा कभी कभी अधिकतर आपको ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफी देखने को मिलेंगे एनडीए के एग्जाम में। जैसे आपको ये भी क्वेश्चन अगर दिखाई दे रहा है तो एनडीए 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, और लेंस से तो आपके क्वेश्चन जो है अधिकतर आपको स्टेटमेंट वाले काफी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? देखो, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ ड्राइवर मिरर। बेटा गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो आपका कॉनकेव मिरर होता है ना, कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव जो मिरर होता है, कॉनकेव जो मिरर होता है वो आपकी किसमें यूज होता है? ड्राइवर के मिरर में यूज होता है बेटा, ये हमने बताया था। तो ये तो आपका गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अच्छा अब चलें तो जरा किसके पास, देखो अगर हम इसी से अगर देखें तो मेरा सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऐसा बोला गया है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, यानी पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक हो गया, लेकिन हम दूसरा भी पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर आर डिमिनिश्ड इन साइज। बिल्कुल सही है बेटा। देखो अगर हमने इमेज फॉर्मेशन जो देखा होगा, अगर आपने थ्योरी में इमेज फॉर्मेशन अगर पढ़ा होगा, बड़े ध्यान से अगर पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है वो आपको डिमिनिश्ड इमेज देता है। डिमिनिश्ड इमेज का मतलब है बहुत छोटी इमेज देता है। किसके कंपैरिजन में? किसके सापेक्ष?
आपकी ऑब्जेक्ट के सापेक्ष, आपके वस्तु के सापेक्ष। तो इसका मतलब है कि जो दूसरा स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू, और ये जो दूसरा है वो पहले का कारण तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पहला तो आपका गलत आ गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका ही सही उत्तर होगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 35 पे जाते हैं बेटा। देखिए एक न्यूमेरिकल आ गया है, और ये क्वेश्चन भी आपका हाल ही में एनडीए 2016 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था बेटा, जो क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वो बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस है। आपके पीवाईक्यूज भी जो हम लेके आ रहे हैं वो ये हम देख के ला रहे हैं कि कहां से कंसेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है। एमसीक्यूज जो आपके पास लेके आ रहे हैं वो भी बहुत सेलेक्टिव लेके आ रहे हैं, बिल्कुल उस पर चर्चा कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन की क्या आने की पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम में, तभी उस क्वेश्चन को हम अपने सीरीज में रख रहे हैं बेटा। देखिए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35। देखिए, अ लेडी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर at a distance of 1 meter from it. She walks 60 centimeter towards the mirror. The distance of her image now from herself ignoring the thickness of the mirror is. बेटा क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। एक औरत है, एक लेडी है जो किसके सामने खड़ी है, एक प्लेन मिरर के सामने खड़ी है। ठीक है, क्या किसके सामने खड़ी है, एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है, प्लेन मिरर के सामने खड़ी है। और कितने डिस्टेंस पर खड़ी है, देखो बेटा सबसे पहला ऑप्टिक्स में आपका क्या काम है, ऑप्टिक्स में सबसे पहला रूल कि डायग्राम बना लो। डायग्राम बन जाएगा तो पूरी सिचुएशन समझ आ जाएगी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एक औरत क्या कर रही है, 1 मीटर की दूरी पर एक प्लेन मिरर के सामने खड़ी है। बेटा देखो सबसे पहली बात, जो आपको दूसरा 60 सेंटीमीटर दे रखा है ना, वो दूसरी यूनिट में दे रखा है, तो आप 1 मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आपके आंसर भी जो दे रखे हैं, ऑप्शंस भी जो दे रखे हैं वो सेंटीमीटर में दे रखे हैं बेटा। चलो देखो हमारे पास क्या है, मान लेते हैं ये एक औरत है और ये क्या कर रही है, ये कितना दूरी पर खड़ी है, ये आपके कितने, इस मिरर से 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ी है बेटा। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, देखो शी वॉक्स 60 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। बेटा वो औरत ने क्या किया, वो 60 मीटर क्या चले गई है, मिरर की तरफ को चले गई है। बेटा प्लेन मिरर के लिए एक बात समझिए आप जरा, ऑब्जेक्ट जितना दूरी पर, यानी वस्तु जितनी दूरी पर मिरर से खड़ी होती है, उतनी ही दूरी पर क्या बनता है, आपका इमेज भी बनता है। यानी आपका क्या बनती है, आपकी इमेज बनती है उतनी ही दूरी पर आपके पास। ठीक है बेटा, यानी मान लो कि अगर आप प्लेन मिरर से, जिस शीशे में आप सुबह सुबह उठ के अपने बाल बनाते हैं ना बेटा, उससे अगर आप क्या है कि आप उससे अगर 2 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, तो आपकी जो इमेज होगी ना, वो भी उस मिरर से 2 मीटर की दूरी पर होगी। ठीक है बेटा, बात क्लियर है बिल्कुल, इसको लेकर यहीं से कंसेप्ट बनाएंगे हम। देखिए अब क्या हो रहा है, ये औरत क्या करती है कि ये जो है ये 60 मीटर मिरर की तरफ को आ जाती है, 60 सेंटीमीटर, कितना आ जाती है बेटा, 60 सेंटीमीटर ये औरत क्या कर गई है, ये इस मिरर की तरफ को आ गई है। अब वो पूछ रहा है कि अब जब 60 सेंटीमीटर आगे आ गई है वो औरत, तो अब उस औरत की दूरी इमेज से कितनी है। अब बेटा एक बात ध्यान रखिए कि ये जो बचा हुआ डिस्टेंस यहां पर होगा, पहले 100 था, 60 सेंटीमीटर आगे आ गई है औरत, ये 40 बन गया होगा, 40 सेंटीमीटर हो गया होगा। अब आप देखिए जरा, तो अगर ये औरत जो 60 सेंटीमीटर आगे आ गई है, अब इसकी दूरी जो मिरर से है यानी दर्पण से जो है 40 सेंटीमीटर हो गई है, इसका मतलब जो इसका इमेज बनेगा, इसका जो इमेज भी बनेगा वो कहां पर बनेगा बेटा, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। किससे, दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। इसका मतलब ये जो औरत है और ये जो इमेज है, ये औरत है और ये इमेज है, इसके बीच की जो दूरी हो जाएगी बेटा, वो 40 धन 40 बराबर आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, 80 सेंटीमीटर आ जाएगी। और उसने बोला है कि इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ मिरर, यानी जो मिरर दिया गया है उसकी मोटाई को आप कंसिडर ना करें। तो आपका उत्तर क्या हो गया बेटा, आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई होगी आपके। क्वेश्चन नंबर 36 पे जाते हैं बेटा। अगेन एक न्यूमेरिकल है और आप देखेंगे कि आपके ये 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। देख रहे हैं बेटा, एक ही सन में, एक ही साल में, एक ही पेपर में आपका क्या आ रहा है, ऑप्टिक्स से न्यूमेरिकल आ रहा है। तो न्यूमेरिकल कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आप इससे लगा सकते हैं अंदाज। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36, क्या कह रहा है, an object is placed at the center of curvature of a concave mirror of focal length 16 सेंटीमीटर। बेटा क्या बोल रहा है,
एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, एक अवतल दर्पण है, क्या कर रहा है, उस अवतल दर्पण के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, किस पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या होता है, वक्रता त्रिज्या पे, वक्रता वक्रता केंद्र पर बेटा, किस पर है, वक्रता केंद्र पर क्या खड़ा है कि आपका क्या है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है, क्या है, कॉनकेव मिरर है बेटा। कॉनकेव मिरर आपके पास कैसे बनेगा, कॉनकेव मिरर बनाते हैं बेटा, देखिए ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बन गया, ये बन गया कॉनकेव मिरर बेटा, इस तरीके से होता है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड जो होती है ना, वो अंदर की तरफ को होती है। ये बन गया बेटा इसका क्या, ये बन गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस बन गया बेटा, ठीक है, ये बन गया क्या, इसका प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। अब वो कह रहा है कि इन ऑब्जेक्ट स्पेस, अगर मान लेते हैं करके कि ये सी है, ठीक है, सी है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब वो क्या बोला है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा, अब वो ये भी बता रहा है कि मान लीजिए ये सी है, ये एफ है, वो बोल रहा है कि इसकी फोकल लेंथ जो है और ये इसका पोल है, इसकी फोकल लेंथ वो बता रहा है कि वो 16 सेंटीमीटर है बेटा। बहुत बढ़िया, इसका मतलब है बेटा कि ये सी और जो एफ है इसके बीच की दूरी भी कितनी होगी बेटा, 16 सेंटीमीटर होगी। यानी बेटा अगर मैं इसका आर निकालूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालूं, देखिए मैं मॉड ऑफ आर इसलिए ले रहा हूं बेटा क्योंकि यहां पर नेगेटिव आएगा वो, तो उसका पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, तो वो क्या हो जाता है, 2f हो जाता है बेटा। 2 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाता है आपके पास, 32 सेंटीमीटर आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, 32 सेंटीमीटर आ रहा है। अब आगे की कहानी सुनते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड बाय 8 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द फोकस, अब क्या कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये फोकस की तरफ को कितना जाती है, 8 सेंटीमीटर चले जाती है, कितना जाती है बेटा, 8 सेंटीमीटर चले जाती है। तो क्या पूछ रहा है कि नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, यानी जब आपकी ऑब्जेक्ट क्या चली गई है, 8 सेंटीमीटर कहां चली गई है, इस फोकस की तरफ को चली गई है। यानी क्या हो गया बेटा कि जो आपके पास अब u हो गया है ना, वो u आपके पास क्या हो गया है, वो u अगर मैं देखूं तो नेगेटिव ऑफ 32 माइनस 8 हो गया बेटा, क्योंकि देखो टोटल अभी तक 32 था जब तक ऑब्जेक्ट आपके पास कहां पे थी, आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी पर थी। अब वो 8 सेंटीमीटर आगे चले गई है, 8 सेंटीमीटर आगे चले गई है, तो यानी 32 में से 8 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब आपके पास कितना आ गया, u माइनस 24 सेंटीमीटर आ गया बेटा। माइनस साइन बेटा इसलिए लगाया जा रहा है कि साइन कन्वेंशन से, साइन क्या कन्वेंशन क्या कहता है कि आपके क्या है कि जिस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट आ रही है, अगर आप डिस्टेंस को उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो वो आपकी नेगेटिव वैल्यू होगी बेटा, ठीक है। तो ये माइनस 24 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अच्छा अब मैं क्या निकाल लेता हूं बेटा, मेरे को एफ भी पता है इसका, मेरे को एफ भी पता है, एफ क्या है यहाँ पर हमारे पास कॉनकेव, ये मेरे पास एफ क्या है यहाँ पर माइनस 16 सेंटीमीटर होगा बेटा। माइनस 16 सेंटीमीटर क्यों 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 होगा बेटा, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है बेटा, क्या है, अवतल दर्पण है बेटा, और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, v निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए यहां से क्या आता है आपके पास, क्योंकि ये मिरर की बातें चल रही है तो आप मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u लगाएंगे, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको v निकालना है, तो आप v के लिए पहले फॉर्मूला बना ले, एक्सप्रेशन बना ले, 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u आपके पास आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से अगर मैं देखूं कि 1/v इज इक्वल्स टू, अगर मैं देखूं तो मेरे पास f क्या दे रखा है, माइनस 16 दे रखा है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1/-16 प्लस आ जाएगा बेटा, लेकिन प्लस आ जाएगा, और ये u क्या आ रखा है आपके पास, u भी आपके पास क्या है, आपके पास नेगेटिव था, इसीलिए क्या हो गया है, ये नेगेटिव का साइन जो है ये प्लस हो गया है, क्योंकि u आपका -24 था, उस माइनस माइनस से मैंने प्लस कर दिया है। यहां से बेटा देखो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो आप देखोगे कि इसमें मेरा जो एलसीएम आ जाएगा वो शायद क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा, और अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो 2 - 3 आ रहा है, यानी 1/v इज इक्वल्स टू जो आ रहा है वो आ रहा है -1/48 बेटा। यानी इसका मतलब है कि जो v की वैल्यू आ रही है, इमेज डिस्टेंस आ रही है बेटा, वो -48 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है बेटा, -8 सेंटीमीटर आ रही है। अच्छा अगर आप देखेंगे कि -48 सेंटीमीटर आ रही, क्या आ रही है आपके पास, -48। अच्छा अगर आप इसका ना मैग्निफिकेशन निकालेंगे,
अगर आपका इसका लीनियर मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन यू होता है आपके पास। क्या होता है? माइनस वी अपॉन यू होता है आपके पास। ठीक है, m इज इक्वल्स टू माइनस वी का मतलब है कि माइनस साइन आपका पहले से ही है, v का साइन -48 है, और अगर आप u को नीचे रखेंगे तो u भी आपके पास क्या है? -24 है। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये m इज इक्वल्स टू -2 आ रहा है बेटा। देखो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है? -2 आ रहा है बेटा। -2 लीनियर मैग्निफिकेशन आने का मतलब है कि जो आपकी इमेज बन रही है ना, वो कैसी बन रही है? वो बेटा इनवर्टेड बन रही है। जैसे ही आपको पता चला ना कि आपका लीनियर जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज इन्वर्टेड बन रही है। अगर आपका पॉजिटिव साइन आता तो आपकी इमेज इन्वर्टेड नहीं बनती। कैसी बनती है आपके पास? आपके पास कैसी बनती? आपके पास इरेक्ट बनती बेटा, या अपराइट बनती बेटा, स्ट्रेट बनती बेटा। ठीक है, तो नेगेटिव साइन का मतलब है इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड होने का मतलब है कि जो इमेज है वो रियल बन रही है। रियल बन रही है, और कैसी बन रही है बेटा? क्योंकि ये कॉनकेव है तो कैसी बन रही है बेटा? मैग्नीफाइड बन रही है बेटा। कैसी बन रही है बेटा? मैग्नीफाइड बन रही है। तो m इज इक्वल्स टू आपके पास, क्योंकि -2 आ रहा है बेटा, तो नेगेटिव साइन यहां पर ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आपकी इमेज है वो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड होने का क्या मतलब है बेटा? कि आपके पास रियल इमेज है। ठीक है बेटा, एंड दूसरी बात, क्योंकि कॉनकेव मिरर की बात चल रही है तो आपके पास मैग्नीफाइड है बेटा मिरर। क्या है? मैग्नीफाइड इमेज है। मैग्नीफाइड का जरूरी नहीं बेटा कि कारण ये है कि कॉनकेव मिरर है, कभी कभी वहां पर भी छोटी इमेज बनती है। सबसे बड़ा कारण ये है ना कि जो आपकी m की वैल्यू आ रही है, मैग्निफिकेशन आ रही है, वो 2 आ रही है वैल्यू, यानी ग्रेटर देन 1 आ रही है। अगर ये लेस देन 1 आती तो डिमिनिश्ड आती है आपकी इमेज, लेकिन क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 आ रही है तो आपके पास कैसी आ रही है? मैग्नीफाइड आ रही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा। ठीक है बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ को जाते हैं बेटा। देखो एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आपके 2000 एनडीए 2014 के एग्जाम में पूछा गया था कि जो आपके पास ऑप्टिकल ग्लास यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेक्टिकल्स इज मेड अप ऑफ, यानी जो आपके स्पेक्स बनाने में यूज होता है ग्लास, वो कौन सा होता है बेटा? फ्लिंट ग्लास होता है, क्रूक्स ग्लास होता है, क्वार्ट्ज ग्लास होता है, हार्ड ग्लास होता है बेटा। तो इसका आपका सीधा सीधा आंसर है कि फ्लिंट ग्लास जो होता है वही आपके स्पेक्स बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ को जाएं अगर हम, जो आपका एनडीए 2014 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो वो क्या है आपके पास? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस explains the splitting of a beam of white light into its constituent colors। आपने देखा होगा, अगर आपने ये पढ़ा होगा, प्रिज्म पढ़ा होगा क्लास 12th में, तो इसमें आपकी क्या होती थी? जैसे एक व्हाइट लाइट को ड्रॉप किया जाता था किस पर? प्रिज्म में, तो क्या होता था? यहां पर वो आपका 7 कलर्स में बेटा क्या हो जाती थी? डिवाइड हो जाती, स्प्लिट हो जाती थी। डिवाइड नहीं, स्प्लिट हो जाती थी। ये किसकी वजह से होता था बेटा? क्या ये डिफ्रैक्शन है? नहीं बेटा, डिफ्रैक्शन नहीं है ये। क्या ये रिफ्लेक्शन है? नहीं बेटा, ये रिफ्लेक्शन भी नहीं है। क्या ये पोलराइजेशन में है? नहीं है बेटा। ये क्या है? ये डिस्पर्जन है बेटा। क्या हो रहा है? डिस्पर्जन हो रहा है। जो आपके पास आपका प्रिज्म जो है इस व्हाइट लाइट को किसमें कर रहा है? 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में क्या कर दे रहा है? डिस्पर्स कर दे रहा है। तो सो दिस प्रोसेस क्या है आपकी? ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ये डिस्पर्जन कहलाती है बेटा। अगला क्वेश्चन है कि द ऑर्डर ऑफ कलर इन सेकेंडरी रेनबो इज। बेटा देखो, आपको जो रेनबो बनता है ना, उसमें आपका एक प्राइमरी रेनबो बनता है। जरा आप ध्यान से सुनेंगे क्या बनता है? एक प्राइमरी रेनबो बनता है और एक आपका क्या बनता है? एक सेकेंडरी रेनबो बनता है। अच्छा बेटा देखिए जरा, तो आपकी प्राइमरी जो रेनबो है ना, जो प्राइमरी रेनबो है ना बेटा, अगर मैं उसकी बात करूं तो जो इनर उसका होता है, इनर पार्ट होता है, उसका जो कलर होता है वो वायलेट होता है। बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। और जो आउटर पार्ट होता है ना बेटा, वो होता है रेड। और अगर मैं सेकेंडरी रेनबो की बात करूं, अगर मैं सेकेंडरी रेनबो की बात करूं तो उसका जो इनर होता है ना बेटा, वो ठीक प्राइमरी का उल्टे कलर का होता है। यानी इनर क्या होता है? सेकेंडरी का रेड होता है, और आउटर जो होता है वो क्या होता है? वो वायलेट होता है बेटा। देखिए बेटा,
अगर प्राइमरी का पूछा जाता तो आप प्राइमरी का आंसर भी दे सकते थे, और अगर आप सेकेंडरी का पूछा जा रहा है तो सेकेंडरी का आंसर देंगे। यानी सेकेंडरी में हम देखेंगे कि आपका जो है रेड ऑन इट्स आउटर, अच्छा ये नहीं है, इसका मतलब रेड ऑन इट्स इनर एज एंड वायलेट ऑन इट्स आउटर एज, ये आपका सेकेंडरी रेनबो के लिए सही होगा। जो आपके पास ये ऑप्शन दे रखा है ना, सी ऑप्शन, ये आपका किसके लिए होगा बेटा, ये आपका प्राइमरी के लिए होगा बेटा। किसके लिए होगा, ये प्राइमरी वाले केस के लिए होगा बेटा आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में जाते हैं बेटा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, फॉर अ थिन लेंस द नोडल पॉइंट्स कोइंसाइड विद द थिन पॉइंट्स। अब देखो बेटा, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नोडल पॉइंट्स क्या होते हैं। जैसे आप अपना लेंस देखोगे ना बेटा, जैसे मान लो एक लेंस है, मान लो मेरे पास एक लेंस इस तरीके का है, ये थिक है, इसमें बहुत ज्यादा मोटाई है। अगर मैं एक एक्सिस इस तरीके से खींचूं, एक एक्सिस इस तरीके से खींचूं, तो बेटा जो इनका सेंटर होता है ना, इनका जो सेंटर होता है, द एक्सिस पासिंग थ्रू द वन कर्व ऑफ योर लेंस, लेंस के कर्व से जो एक्सिस जाती है ना, उसका जो सेंटर होता है वही उसके क्या होते हैं बेटा, नोडल पॉइंट्स होते हैं। अब ये कह रहा है फॉर अ थिन लेंस द नोडल पॉइंट्स कोइंसाइड विद। अच्छा अगर बेटा थिन लेंस होगा, जरा ध्यान से सोचो, अगर थिन लेंस होगा तो थिन लेंस के लिए अगर आप देखो तो ये इसकी एक्सिस होगी, यानी थिन लेंस के लिए ये पॉइंट क्या होगा, यही इन दोनों के लिए क्या होगा, नोडल पॉइंट होगा। ठीक है, अब अगर आप देखोगे यही पॉइंट क्या होता है, ये बेटा ऑप्टिकल सेंटर होता है किसी लेंस का। इसका मतलब है थिन लेंस के केस में जो आपका नोडल पॉइंट है वो आपके ऑप्टिकल सेंटर के साथ क्या कर रहा है बेटा, कोइंसाइड कर रहा है। तो यानी आपका ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ जाते हैं। द इनएबिलिटी ऑफ रेज ऑफ डिफरेंट कलर्स टू कन्वर्ज एट ए सिंगल पॉइंट, to converge at a single point after refraction through a convex lens is। बेटा क्या बोल रहा है कि एक लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, उसकी वो इनएबिलिटी है ना, वो इनएबिलिटी जो क्या करता है, अगर मैं क्या करता हूं कि डिफरेंट कलर्स लेता हूं, तो फॉर डिफरेंट कलर्स जो कन्वर्जन कर रहा है लेंस, वो अलग अलग पॉइंट्स पर कर रहा है, एक सिंगल पॉइंट पे नहीं कर रहा है। जैसे अगर हमने पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है जो, तो आपने ये पढ़ा है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल फोकस है, ये रे ऑफ लाइट आई, चाहे 2 आई चाहे 3 आई, अगर ये यहां से क्या कर रही है, रिफ्लेक्शन कर रही, रिफ्रैक्शन कर रही है, तो इसी पॉइंट पर जो जाके मिलेगी, है ना। लेकिन इस केस में पूछ रहा है कि ऐसा कौन सी इनएबिलिटी है, कौन सा, मतलब हम कह सकते हैं कि डिफेक्ट है, ये सारे के सारे डिफेक्ट है बेटा। देखो अगर मैं बेटा कॉमा की बात करूं ना, ये वो वाला कॉमा नहीं है बेटा कि जब इंसान जो है सोए रहता है, ये वाला कॉमा नहीं है, ये आपका किससे है, ये आईसाइट से रिलेटेड, ऑप्टिक्स से रिलेटेड कॉमा है। देखिए मान ले आपके पास ये लेंस है ना, और इसके पास ऑप्टिकल सेंटर आपका ये है। ठीक है बेटा, मान लीजिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, इससे क्या आई, बहुत सारी आपकी क्या आई है, रेज आई है, ये रेज आई है, और यहां पर कहीं पर आपकी क्या बन रही, इमेज बन रही है। तो आप देखेंगे बेटा, एक तो यहां पर बन रही है, एक तो यहां पर बन रही है, और एक बेटा यहां पर बन रही है। देखोगे अगर आप, तो इसका मतलब आपको 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो आप इमेज को क्या नहीं बता पाओगे, प्रॉपरली उसके बारे में बता नहीं पाओगे, क्योंकि आपको इमेज के बारे में तभी करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल सकती है जब सारी लाइट क्या कर रही है, एक पॉइंट पर फोकस कर रही है। तो ये आपका क्या होता है बेटा, कॉमा होता है। कॉमा के बाद अगर आप बात करेंगे, तो अगर हम देखेंगे तो आपके पास दूसरा क्या है, स्फेरिकल एब्रिएशन है बेटा। क्या है, स्फेरिकल एब्रिएशन को अगर आप देखेंगे, स्फेरिकल एब्रिएशन को अगर आप देखेंगे, तो स्फेरिकल एब्रिएशन में क्या होता है बेटा, देखो स्फेरिकल एब्रिएशन में ऐसा कुछ होता है कि अगर आपके पास जो है ये लेंस है कॉन्वेक्स, ठीक है बेटा, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और इसका ये आपके पास क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखिए आपको का स्फेरिकल एब्रिएशन में होता क्या है, देखिए वैसे तो कॉन्वेक्स का क्या काम है, कॉन्वेक्स का काम है कि जितनी भी रे ऑफ लाइट आए वो एक पॉइंट पर जाकर फोकस हो जाए, क्या हो जाए,
जितनी भी रे ऑफ लाइट आए, इससे रिफ्रैक्शन के बाद पास जो हो वो आपकी एक पॉइंट पर आके फोकस हो जाए, है ना, यहां पर आके फोकस हो रही है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कुछ लेंस के जो बनावट ही कुछ ऐसी हो जाती है कि जिसकी वजह से जो उसके एजिस है ना, अब यहां एजिस में से भी तो रिफ्रैक्शन होगा, वो रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है ना कि इसके एजिस का डीफॉर्मेशन, कुछ ऐसा कुछ फॉर्मेशन हो जाता है, इसके डिजाइन में ऐसी दिक्कत हो जाती है कि वो जो पॉइंट पहले मिल रहा था वो पॉइंट क्या कर रहा है, जो रेज ऑफ लाइट इस एजिस से जा रही है उसके लिए मुझे उसका फोकस पहले मिल जा रहा है। तो ऐसा आपका जो आपके पास डिफेक्ट है वो कहलाता है स्फेरिकल एब्रिएशन। ठीक है। थर्ड आपके पास अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या है, क्रोमेटिक एब्रिएशन है। ठीक है बेटा, क्या है आपके पास, क्रोमेटिक एब्रिएशन है आपके पास, क्रोमेटिक एब्रिएशन है। देखिए क्रोमेटिक एब्रिएशन, क्रोमेटिक यानी ये क्रोम वर्ड से बना हुआ है, इसका मतलब होता है कलर बेटा। क्या होता है, कलर। अगर आप अपने लेंस को इस तरीके से लगाओ, कभी कभी आपका लेंस में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आपके लेंस को करना तो क्या चाहिए था, जितनी रेज ऑफ लाइट है इस कॉन्वेक्स लेंस को एक पॉइंट पर क्या करनी चाहिए थी, फोकस करनी चाहिए थी। बट ये क्या करता है, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग क्या करने लग जाता है, कन्वर्ज करने लग जाता है। जैसे मान लो कि ये रेड कलर आया, ये रेड कलर आया, ठीक है, यहां से भी ये रेड कलर आया, ठीक है। अब रेड कलर के लिए इसने क्या करा कि मुझे इस तरीके से यहां पर दे दिया, ये रेड कलर के लिए हुआ। अब मैंने क्या करा करके कि क्या मेरा दूसरा कलर आया, मेरा ग्रीन कलर आया, ये आया ग्रीन कलर, ये आया ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के लिए कहीं यहां पर हो गया, ये देखो, ठीक है। उसके बाद मान लो मेरा ब्लू कलर आया, ये ब्लू कलर आया बेटा, ब्लू कलर के लिए उसने और पहले दे दी। बेटा देखो अलग अलग क्या कर रहा है, अलग अलग पॉइंट पर क्या कर रहा है, मुझे कन्वर्जन दिखा रहा है, कन्वर्जिंग को अलग अलग पॉइंट पर दिखा रहा है, किसी एक सिंगल पॉइंट पर नहीं दिखा रहा है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने डिफरेंट डिफरेंट कलर यानी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की यहां पर लाइट यूज करी है। ठीक हो गया। तो ऐसा आपका जो आपके पास डिफेक्ट होता है क्रोमेटिक एब्रिएशन होता है। और सबसे लास्ट जो बेटा यहां पर दे रखा है वो दे रखा है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन में क्या होता है बेटा कि कभी कभी आप देखोगे कि अगर आपके पास इस तरीके का कोई फिगर है, इस तरीके का कोई क्या है आपके पास, इस तरीके का आपके पास कोई फिगर दे रखा है, तो आपको डिस्टॉर्शन जब होता है ना बेटा इस तरीके से दिखाई देने लग जाता है, इस तरीके से बेटा ये ऐसा दिखाई देने लग गया, ये देखिए ये आपको ऐसा दिखाई देने लगता है डिस्टॉर्शन के केस में। तो ये क्या पूछ रहा है बेटा, ये कह रहा है कि इनएबिलिटी ऑफ रेज ऑफ डिफरेंट कलर्स। जैसे ही कलर की बात आ गई तो सीधे सीधे बात है कि क्रोमेटिक एब्रिएशन, जहां पे अलग अलग कलर अलग अलग पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहा है ये आपका लेंस। तो आपके पास क्या आ गया इसका आंसर, क्रोमेटिक एब्रिएशन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, द स्प्रेड इन कलर इन रेनबो ऑन स्काई इज प्राइमरीली ड्यू टू, यानी जो आपके कलर्स दिखाई दे रहे हैं 7 कलर्स, क्योंकि जो सन से लाइट आ रही है वो तो व्हाइट लाइट ही आ रही है, लेकिन आपका जो रेनबो बना है उसमें आपके पास 7 कलर्स दिखाई दे रहे हैं, वो किसकी वजह से होता है ऐसा पूछा गया है। और आपका ये क्वेश्चन जो है एनडीए 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। तो पहला ऑप्शन क्या है, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट, ये कंसीडर किया जा सकता है। मैंने कहा था आपको जहां पर भी आपकी कलर की बात आएगी वहां पर डिस्पर्जन की बात आएगी या स्कैटरिंग की बात आएगी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नहीं बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं। आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नहीं बेटा आपके पास क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी नहीं होगा। टोटल इंटरनल टोटल, देखो बेटा जब रेनबो बनता है ना तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, वेरी ऑब्वियस, रिफ्रैक्शन भी होता है, वेरी ऑब्वियस, रिफ्लेक्शन भी होता है, लेकिन जो कलर है ना वो डिस्पर्जन की वजह से ही दिखाई देता है। ये ध्यान रखना हमेशा कि जो आपका रेनबो फॉर्म हो रहा है स्काई में, उसमें आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, टीआईआर भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, लेकिन जो आपके पास कलर दिखाई दे रहे हैं ना आपको बेटा वो सिर्फ डिस्पर्जन की वजह से दिखाई दे रहे हैं बेटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ को जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अ रियल इमेज। अच्छा, दोनों स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, पढ़ना है, और किसके रिस्पेक्ट में पढ़ना है, किसके रिगार्डिंग पढ़ना है, रियल इमेज के रिगार्डिंग में पढ़ना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, बिल्कुल सही है बेटा। रियल इमेज की पहचान ही ये होती है कि रियल इमेज, आप जो इमेज आप
स्क्रीन में फॉर्म कर सकते हैं वो आपकी रियल इमेज होती है, और जिसे आप स्क्रीन में फॉर्म नहीं कर सकते वो आपकी वर्चुअल इमेज होती है। सेकंड है इज ऑलवेज मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड। बेटा देखो जहां रियल इमेज की बात आ गई ना, वहां पे मतलब आपकी इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, ठीक है, और इन्वर्टेड है तो मैग्नीफाइड भी होती ही है। इसका मतलब विच वन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। इसका मतलब आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है कि पहला और दूसरा दोनों सही होंगे, और ये क्वेश्चन भी आपका एनडीए 2014 के एग्जाम में बेटा आया हुआ है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या है, करेक्ट है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ऑप्टिक्स से आपके पास ये देखो, ये दूसरा ऐसा क्वेश्चन है जो आपके स्टेटमेंट के फॉर्म में किसमें आया हुआ है, एनडीए के एग्जाम में आया हुआ है। तो स्टेटमेंट्स आपके काफी आ रहे हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 टू ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। क्या कर रही है, एक प्रकाश की किरण क्या कर रही है, एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अपवर्तनांक क्या है, n1 है, और दूसरे मीडियम में जा रही है जिसका अपवर्तनांक m2 है। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज i, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, i है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है मेरे पास r है, तो साइन i अपॉन साइन r क्या होगा बेटा, ये स्नेल्स का नियम है, और ये आपका क्या हो जाएगा, आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1 हो जाएगा बेटा, जो आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आता है। यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 45, जो कि आपका एनडीए 2015 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, A ray of light when refracted suffers change in velocity। बिल्कुल सही बात है, जब एक प्रकाश की किरण का क्या होता है, आपका रिफ्रैक्शन होता है, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। अभी अभी हमने पढ़ा था इससे पहले एक क्वेश्चन में कि वेवलेंथ और वेलोसिटी में चेंज आता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इसके संदर्भ में विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी जो स्टेटमेंट दिया गया है इसके संदर्भ में नीचे जो दी गई बातें हैं उनमें से कौन सी सत्य बात है। बेटा देखो पहले बोल रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीजेस एज द रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। बिल्कुल गलत बात है बेटा, जब रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है ना बेटा, तो डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, इंक्रीज नहीं होती है, तो गलत हो गया ऑप्शन। वेलोसिटी डिक्रीजेस एज द रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इसका ही उल्टा दे दिया बेटा, लेकिन फिर भी ये गलत है, क्योंकि जब डेंसर से रेयर मीडियम में रे ऑफ लाइट जाती है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी डिक्रीजेस एज द रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि जब क्या होती है, प्रकाश की किरण कहां से कहां जाती है, जब आपके विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी क्या हो जाती है, आपकी स्पीड ऑफ लाइट, जो आपकी प्रकाश की जो क्या होता है वेग होता है, उसमें कमी आ जाती है। बिल्कुल सत्य बात है बेटा। चेंज ऑफ वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, बेटा बिल्कुल डिपेंड करती है, ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। बिल्कुल क्या करती है, मीडियम पर डिपेंड करती है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा। तो ये थे बेटा हमारे पास कुछ वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एनडीए 2023 के एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। देखिए बेटा अभी हमारे पास ना इस ऑप्टिक्स का बहुत सा पोर्शन बचा हुआ है, तो अभी हम कोशिश करेंगे कि इसके लिए आपके लिए ना 2 वीडियो और लाने की मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, ताकि आपका जो हर एक कंसेप्ट ऑप्टिक्स से रिलेटेड है ना, जो ऑप्टिक्स से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट जो है ना वो छूटे ना, ताकि आप अपने एनडीए 2023 के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। खास तौर से जब मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि जो फिजिक्स आपके पास है वो 100 नंबर का है, 25 क्वेश्चन आते ही आते हैं यहां से, और हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, तो 100 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है बेटा। तो अगर आप फिजिक्स के, क्योंकि यहां से ना पोर्शन जो आता है काफी इजी आता है, कुछ ही क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, पर उन्हें भी टैकल किया जा सकता है। कैसे, अगर आप हमारे साथ क्या करेंगे कि कंसेप्ट्स को डीपली पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को लगाएंगे, हमारे साथ बने रहेंगे और कंसेप्ट्स को समझते रहेंगे। तो बेटा मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे बिल्कुल एक नए क्वेश्चंस की सीरीज के साथ, इसी टॉपिक को लेते हुए, ऑप्टिक्स को लेते हुए और मजेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बेटा आपको क्या करना है, जो मैं बार बार कहता हूं कि आपको क्या करना है, आपको पढ़ते रहना है।